मॉडर्न फिलोसफी ने बाय एंड लार्ज तो अबेंडन कर दिया है अर्लियर मेटाफिजिक्स के सारे परस्यूट्स को। काफ़ी सारे रीजंस हैं इसके। जैसे मैं आपको, ये मेरा बहुत पर्सनल ओपिनियन है कि फिलोसफी एंडेड विद कांट। तो क्योंकि he did with metaphysics something from which it could not rise up again. तो इसके at the heart of it is, this is one of the reasons he called certain things unknowable. We would not be able to know. He did not deny their existence, but he put them out of the ambit of knowledge. Okay, it's futile talking about them. But at the center of this debate is वही पुराना डिबेट यूनिवर्सल्स का। यूनिवर्सल्स क्या होते हैं? ये एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है, या if I say mental construct, that's also taking a position. Let's call it something for a while. Supposedly वो कोई चीज़ जिसको रेफर करते हैं जब हम बोलते हैं टर्म्स लाइक टेबल। अगर आप टेबल देखेंगे, टेबल में उसकी लेग्स होंगी, उसका एक सरफेस होगा, उसमें टेबल कहाँ पे है? वेयर इज़ द टेबल इन अ टेबल? जैसे दिल्ली में दिल्ली कहाँ पे है? सो देयर इज समथिंग इन दिल्ली वी रेफर टू एज दिल्ली। उसको बहुत तरीके हैं कंस्ट्रक्ट करने के। ये मैंने एक तरीका आपको बोला। अनदर वे ऑफ सेइंग इट इज़ किसी चीज़ की एसेंस। ठीक है, टेबल की टेबलनेस जो है दैट्स अ यूनिवर्सल। और अनदर वे ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इट इज़ सभी टेबल्स में क्या कॉमन है कि हम उनको टेबल बुलाते हैं। मतलब अगर मैं आपके सामने गाड़ी में आ जाऊं, आप आराम से समझ जाएंगे कि ये गाड़ी है, चाहे आपने वो गाड़ी उससे पहले ना भी देखी हो। सो व्हाट इज इन इट विच मेक्स यू अंडरस्टैंड इट्स अ कार? इस चीज़ के बारे में, ये जो यूनिवर्सल है, इसको यूनिवर्सल कहते हैं। तो it's something independent of the particular thing because it's shared by all other things. That's also one way of constructing it, that it's shared by all these things. All the horses share something from horseness. तो इस पे बहस है, एक यूनिवर्सल्स की बहस। ये डे 1 से हुई है, एक कॉन्फ्लिक्ट एसेंशियलिस्ट अप्रोच का और नॉमिनलिस्ट अप्रोच का। एसेंशियलिज्म इज द व्यू कि ऑब्जेक्ट्स के जो ये एट्रीब्यूट्स होते हैं ये नेसेसरी हैं उनके आइडेंटिटी के लिए। इसको आप रियलिज्म और एंटी रियलिज्म के कंसेप्ट से समझ जाओगे इजीली। रियलिज्म बोलेगा द पीपल हु वुड बिलीव इन रियलिज्म। आप इस टर्मिनोलॉजी को भूल जाइए 2 मिनट के लिए। आप सिर्फ समझिए कि चीज़ों को समझने का एक तरीका ये है कि चाहे आप उसके बारे में सोचें या ना सोचें, उसको देखें या ना देखें, या उसको जाने या ना जाने, वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। जैसे मेरे टेबल पे रखा हुआ पेन आप लोग नहीं देख रहे, ना सुना है, न जाना है, न देखा है, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है। ये दिस वुड बी द सिंपलीफाइड वर्जन ऑफ रियलिस्टिक वर्जन। जो इसका अपोजिट होगा वो कहेगा कि थिंग्स डू नॉट हैव एसेंसेस इंडिपेंडेंट ऑफ योर ऑब्जर्विंग। अब आप इसको 2 मिनट में रद्द कर देंगे, ये कैसी बात है? नहीं करना है। इनके पीछे भी एक फिलोसॉफिकल थॉट है, हवा में बात नहीं कर रहे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मेरे पास माइंड ना होता, अगर दुनिया में माइंड ना होता, तो क्या पेन होती? अब 2 मिनट में बोलेंगे नहीं होती। दैट मीन्स पेन का कोई रियल कंसेप्ट नहीं है। इट्स अ डिपेंडेंट रियलिटी, इट्स अ कंस्ट्रक्ट ऑफ माइंड। इसकी इंडिपेंडेंट रियलिटी तब नहीं है। एट द सेम टाइम ये जो मेरे टेबल पे पेन है ये एग्जिस्ट करता है, चाहे आप इसको देखें ना देखें। ठीक, तो you see both positions have their arguments. तो ये जो रियलिस्ट हैं इनका ये एसेंशियलिस्ट अप्रोच है कि एसेंस किसी भी चीज़ की जो क्वालिटीज़ होती हैं दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर दैट ऑब्जेक्ट। ये पहला अप्रोच यही था। फिलॉसफी ने ज़्यादा टाइम इसी चीज़ की खिदमत की है। लेकिन ये जो दूसरा अप्रोच है, नॉमिनलिस्ट अप्रोच, नॉमिनलिज्म इसका ऑपोजिट हो गया, जो डिनाई करें एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्सल्स को, कि
ये क्या है, ये सिर्फ वर्ड्स है, इससे ज़्यादा इनकी कोई हस्ती नहीं है। लेकिन तो मसला होता है कि why do we classify things then? If there is nothing like hoarseness which is shared by all horses, why do we call all of them horses? सब टेबल्स को टेबल किंग बोलते हैं तब। तो नॉमिनलिस्ट कहेगा इनकी सिमिलैरिटीज़ की वजह से, दे डोंट शेयर एनीथिंग, हम इनको सिमिलर देखते हैं। अब उस पर रियलिस्ट वापस जवाब दे सकता है कि उसी चीज़ को आपने एक तरीके से मान लिया यूनिवर्सल। एक इसका इन बिटवीन भी है, कॉन्सेप्चुअलिज्म, जो नॉमिनलिज्म और रियलिज्म के बीच में है। जैसे नॉमिनलिस्ट कहते हैं कि यूनिवर्सल्स सिर्फ नाम है, कि दे आर नॉट रियल, एक्सटेंट रियलिटीज़ नहीं है वो। और रियलिस्ट कहेंगे कि इनकी अपनी इंडिपेंडेंट हस्ती है इन यूनिवर्सल्स की। तो कंसेप्चुअलिस्ट कहेगा कि इनकी हस्ती है, दे आर रियल बट दे ओनली एग्जिस्ट इन माइंड, वो माइंड में रियल है, इन बिटवीन वाला होगा। और ये जो ये नॉमिनलिस्ट अप्रोच है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मॉडर्न पाथ। ये अभी का इसका गलबा काफ़ी हद तक क्रिश्चियन वर्ल्ड में ओखम ने इसको 1347 में बड़ा फेमस कर दिया। मुस्लिम वर्ल्ड में आर्ग्यूएबली इसके सबसे बड़ी हस्ती है इब्न तैमिया 1328 के बाद। सो ही वाज आर्ग्यूएबली इट्स चैंपियन। Was he a nominalist is a debate. There is a group which believes no he wasn't. Increasingly क्या हुआ यूरोप में और मुस्लिम वर्ल्ड में, फिलॉसफी एंड थियोलॉजी दे पार्टेड वेज। ये जो फिलॉसफी हमने पहले दिनों पढ़ा था, इट वाज द हैंड मेडन ऑफ थियोलॉजी, ये इसकी मददगार थी। इसने क्या किया, इसने थियोलॉजी से रिश्ता तोड़ दिया फ़लसफ़े ने, और अब इसको आज़ादी मिल गई कि ये अपना खुद का किंगडम खड़ा करे। और इसने क्या किया, विद स्पेशल एम्फेसिस ऑफ ऑन एम्पेरिकल साइंसेस। सो इसमें ये जो ऑथर है हमारे ही कमेंट्स लगे हाथ कि ये जो एम्पेरिकल साइंसेस में दे फेल टू रिकॉग्नाइज के रेप्लिकेबल सब्जेक्ट टू एक्सपीरियंस इज आल्सो साउंडली एम्पेरिकल। Eventually, the overarching project of fortifying faith with reason, जिसने फ़लसफ़े फ़िलासफ़र्स को सदियों तक ऑक्यूपाई किया था, to fortify faith with the help of reason, ये चीज़ ख़त्म हो गई। अब फ़लसफ़ा नहीं रहा subservient theology. Now it's not going to serve theology. It's going to have its independent kingdom. थोड़ा मोह दे बचा रहा कैथलिक ट्रेडिशन में और हिंदुस्तान ईस्टर्न ट्रेडिशन में मुसलमानों के, थोड़ा बहुत यहाँ पे बचा रहा कि थियोलॉजी के साथ आप थोड़ा बहुत फ़लसफ़ा फिलोसफर्स वुड, जैसे इकबाल वुड भी इन दैट, उस ग्रुप में आएंगे वो भी, बट बाय एंड लार्ज ये ख़त्म हो जाएगा। सो दिस, ये जो फिलोसफी वाज सर्विंग थियोलॉजी, सो इट वाज दैट स्लेव टू थियोलॉजी, इट बिकेम द मास्टर ऑफ थियोलॉजी। नाउ philosophy began to dictate theology. ये आपका ज़माना है कि आज हमको फ़लसफ़ी कहता है कि अगर ये तो ये क्यों, अगर वो तो ये क्यों। और हुजूर ने शायद इसी बात का जिक्र किया था जब उनसे पूछा था हज़रत जिब्रील ने कि क़यामत कब आएगी, तो उन्होंने बोला कि पूछने वाले को जितना पता है उतना ही मुझे पता है। तो उन्होंने कहा वापस हज़रत जिब्रील ने कि तब फिर हमको कोई हिंट्स दीजिए, कोई साइंस दीजिए। तो he said Arabs would compete with each other in construction of tall buildings and the slave would give birth to its master. उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। slave would give birth to, slavery would end, slavery भी इसी era में end हुई। another way of interpreting it is बच्चे बाप बन जाएंगे, बच्चे बाप बन रहे हैं, बच्चे ही डिक्टेट कर रहे हैं घरों में, बच्चे एंटाइटल्ड फील करते हैं। another way of looking at it is philosophy would become master of theology. So our current author, जिसको हम पढ़ रहे हैं, he says, Ibn Taymiyyah's, ये कोट कर रहे हैं बी हलक, Ibn Taymiyyah's conception of nominal essences stood squarely in opposition with philosophical doctrine of real essences
and its metaphysical ramifications. ये कहते हैं, the irony in Ibn Taymiyyah's rejection of philosophy is that it resulted from a serious engagement with greatest philosophers, thus enabling him to make use of the very method in his works that he was criticizing in others. So he used exactly the same methods जो उसको वो criticize कर रहे थे. This seems to be long lost on his modern followers, जो उनको आज follow करते हैं, वो इस चीज़ को reject करते हैं. His rejection was based upon his understanding and his rejection of conformity, तकलीद, कोई reject करते थे. His followers reject the method based upon तकलीद of Ibn Taymiyyah. तकलीद to the thoughts of their teacher, उनके thoughts की तकलीद, but उनके method की तकलीद नहीं. उनका method essentially philosophical ही था. So, unfortunately, the term metaphysics has been highly contested for some time now. Its meaning ranging from New Age occultism to David Hume's famous assessment. क्या कहा था David Hume ने? If we take in our hands any volume of divinity or school metaphysics, for instance, क्या सवाल पूछना चाहिए? Does it contain any abstract reasoning concerning quantity or number? No. Does it contain any experimental reasoning concerning matter of fact and existence? No. Then commit it to flames. जला दो इसको. कुछ नहीं है, किसी काम का नहीं है. So this is the rejection of metaphysics in David Hume. Today, religious sciences are entirely divorced from worldly sciences. आज भी हमको दीन को अलग करके पढ़ाया जाता है metaphysics से, और sciences को दीन से, so sciences को metaphysics से अलग करके पढ़ाया जाता है. And the physical sciences in turn are divorced from ethical considerations of religious sciences. Here lies the root of our current crisis. हम अब पहुंच गए उस point पे, the point we wanted to reach. The root of our current crisis. What is that? Religious sciences are entirely divorced from worldly sciences, and physical sciences in turn are divorced from ethical considerations. We can do it. That is science. Should we do it? That is ethics. We can land on moon. Should we land on moon? We can create great art which is attractive to millions of people with nude women and men. Should we do it? We can create paper currency printed out of thin air. Should we do it? We can have sex change surgeries. Should we do it? ये should we do it अब नहीं होता. If we can do it, just do it. ये आजकल का ज़माना. In the West, we have elevated a particular type of reason and divorced it entirely from revelation. West में. And in the Muslim world, उन्होंने तो वही का एक इज्जत रखा है, लेकिन उन्होंने उसको डिवोर्स कर दिया है रीजन से, जो उसको मेटाफिजिकल फाउंडेशन देता है. Muslims long ago abandoned philosophy, both speculative and empirical branches. दोनों इन्होंने कब की छोड़ दी, and their concomitant pursuits, and of late have naively adopted Western science. अभी Western science को वो lap it up everything and its technologies, laden as it is with materialistic metaphysical assumptions जो आपको नहीं पता होती. मोहम्मद असद वो यही कह रहे थे कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन की जो एसेंस है वो मटीरियलिज्म है. laden as it is with materialistic metaphysical assumptions, little or no thought has been given to the personal and societal upheaval such wholesale importation of these technologies might have on peoples and places. इस पे कोई ध्यान हमारी दुनिया में नहीं देता कि अगर मस्जिद हरम के कुछ किलोमीटर बाहर पिटबुल परफॉर्म कर रहा है, उसका क्या रिपरकशन होगा सोसाइटल लेवल पे.
इस पे अब बहस नहीं होती. Because Pitbull can perform, so let him perform. In this, they have failed to grasp something fundamental and consequential. Western science cannot be divorced from its metaphysics. Exactly what Muhammad Asad said almost 100 years back. Western civilization cannot be separated from its metaphysics. The two are inseparable. It is their metaphysics that produce their science. And if one adopts a civilization's science without understanding that it's a product of particular worldview, one is unwittingly adopting that civilization with all of its attributes, including its social and spiritual elements. सब आप हासिल करेंगे. इसका सोल्यूशन क्या दिया था मोहम्मद असद ने? You take from the method. Nothing more than that. Nothing more than that. What they are researching, you don't need to research. You would research what you want to research. मोहम्मद असद ने इसका सोल्यूशन वो दिया था कि आप उनका मेथड लीजिए, दैट्स ऑल. उसके अलावा कुछ भी नहीं. लेकिन अभी क्या हो रहा है? You take the last thing you take is method. You take everything else. ये कहते हैं कि this is not a critique of their science. ये साइंस का क्रिटिक नहीं है. On the contrary, it's an affirmation that science is worthwhile when it serves a society. साइंस की अहमियत क्या है? वही पिछले क्लास में हमने पढ़ा था. हैंडमेडन ऑफ थियोलॉजी. जो मदद करना बहुत यूनिक है. When it serves a society, and it can only serve a society when it is embedded assumptions are spiritually sound. जहाँ से खड़ा होता है ये पूरी बिल्डिंग, जब इसकी नींव spiritually sound होगी. But this can be ascertained only if those assumptions are fully revealed and understood. इसकी जो materialistic base है, जब आप उसको समझेंगे डिटेल में कि ये क्या है, what does it mean to say, जो हम बार बार इक्वालिटी की बात करते हैं, what does it mean to say equality? When we understand these basic assumptions, it is only then that a society can make a conscious choice about those assumptions. कि उसके बाद हमें एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, ये आप अब चॉइस कर सकते हैं. अभी तक you have been given no choice by the freedom of choice brigade. They haven't given you choice. They are not giving you choice. Because choice, how did right to information come in? Right to information आया कहाँ से हिंदुस्तान में? फॉर एग्जाम्पल, उसमें बहस यही थी कि जब सिटीजन के पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी, हाउ कैन ही मेक द राइट चॉइस? सुना होगा ना आपको, जो इलेक्शन लड़ता है वो एक एफिडेविट फाइल करता है. उसमें वो अपना नाम, अपनी दौलत, जायदाद, क्रिमिनल केसेस सब कुछ डिक्लेयर करता है. एवरीथिंग क्यों करता है? हाई टू इंफॉर्मेशन, सो दैट यू मेक ए कॉन्शियस चॉइस. डू यू मेक ए कॉन्शियस चॉइस? सेपरेट डिस्कशन. क्या वो लॉ किसी काम का है? सेपरेट डिस्कशन. बट द आइडिया वाज दैट. फिर जब आप ये एजम्पशंस को समझेंगे, अब आप कॉन्शियस चॉइस ले सकते हैं. यू कैन चेक वेदर दे आर कंपैटिबल विद योर वर्ल्ड व्यू, your values, your religious traditions. So you ask the worldview, what's your worldview? Where are you coming from? What are your metaphysical assumptions? And there you will see difference. बाहर बात करना बहुत easy है. Freedom of speech, बात करना बहुत easy है. मैं अभी इसको गलत या सही नहीं कह रहा. वैसे equality, मैं गलत या सही नहीं कह रहा इसको. और बात करना easy है. Anyone can say this and you would lap it up and you would not even realize, मतलब we would not even realize what are the things that are going behind it. इसके पीछे कितना बड़ा एक थॉट है जो एंटीथीसिस है आपके थॉट. जैसे यही इक्वालिटी की बात करें, माँ बाप की कोई इज्जत नहीं है क्या? क्या आप वहाँ पे हायरार्की एक्सेप्ट करने को तैयार हैं कि माँ बाप का दर्जा है? अगर इक्वालिटी है तो माँ बाप का कोई एक्स्ट्रा दर्जा नहीं है. ठीक, माँ के पैरों तले जन्नत नहीं है. ठीक, माँ बाप जब बड़े हो उफ करके बात क्या कैसे भी बात कर सकते हैं. इक्वालिटी अगर एब्सोल्यूट टर्म्स का लेनी है आप,
तो अब अगर इक्वालिटी को आप एब्सोल्यूट टर्म में ना लें, देन यू डिसाइड वेयर यू स्टॉप, कहाँ बेस पे जो लाइन ड्रॉ करनी है, एंड हु वुड ड्रॉ दैट लाइन फॉर यू? स्कॉलर लिविंग इन इंग्लैंड, स्कॉलर लिविंग इन अरेबिया और ईरान और कश्मीर और वेयर एवर, और गॉड? ये मेटाफिजिकल बेसिस हुई ना आपकी। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर ये मेटाफिजिकल बेसिस कंपैटिबल नहीं है आपके वर्ल्ड व्यू के साथ, they are going to suffocate you and they are going to suppress your metaphysical basis. And that's what you see happening in your society. The frustration of our youth. No clear metaphysical standings. एक साइड से वैसी DPs, वैसे गाने, वैसे वीडियोस, वैसे रेस्टोरेंट्स, वैसी जगहें, वैसे मूवीज, और दूसरी साइड से दीन। So this is a conflict. क्या करें? अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट रह जाता है कि इसको किट करो, ये सेटल, और फिर आप उसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि मॉडर्न दुनिया, क्या करें, मॉडर्न दुनिया में चलता है आजकल के ज़माने। नहीं, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है वही द काइंड ऑफ मेटाफिजिकल assumptions that are there which are not visible to you. जब आप उनको देखेंगे आप उसको रिजेक्ट करेंगे। आप नहीं बोलेंगे मॉडर्न दुनिया में चलता है, आप बोलेंगे नहीं, ये नहीं चलता, मुझे आज तक पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा था। सो इन मेनी वेज द एम्ब्रेस ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड इट्स इनहेरेंटली मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड व्यू has taken a toll not just on Muslim societies but on entire planet, including its flora and fauna. क्यों नहीं इंसान नहीं बात बैठ के पाती है मटीरियलिज्म, ये आगे भी बढ़ा। जो मैंने इंडियन फिलॉसफी पे वर्क लिखा था उसको पढ़िएगा एक बार, उसका पहला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए। उसमें मैंने इसको डिस्कस किया है, पोस्ट बिकोनियन थॉट ऑफ नॉलेज इज पावर। हम उसको वैसे नहीं देखते थे, because the power they meant was power over nature, controlling nature. We have never believed in that. We have always believed कि nature है ही हमारे लिए बना हुआ। एस्ट्रोनॉट का तो क्या आउट ऑफ वे का सुन के। The moral concerns of a culture are too often set aside in the current pursuit of scientism and the worship of idol of progress. इनके भी अपने खुदा हैं, इनके भी खुदा, ऐसा नहीं है कि बेखुदा है, बिना खुदा तो रह ही नहीं सकता कोई। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है ह्यूमन जिंदगी का, क्या अगर आप एक खुदा को रिजेक्ट करोगे कोई और खुदा आपको बनाना पड़ेगा। इनका खुदा भी प्रोग्रेस है, ठीक, मटीरियलिस्टिक प्रोग्रेस इनका खुदा है। जन्नत ये भी हासिल करना चाहते हैं। आप डिलेड ग्रेटिफिकेशन में बिलीव करने वाली कौम है, क्या हम आखिरत में जन्नत लेंगे? वो कहते हैं कि जन्नत हियर एंड नाउ हासिल करके रखे हैं, एंड एवरी एक्ट ऑफ देयर इज फॉर दैट, तो गेट इट हियर एंड नाउ। बट व्हाट इज योर मेटाफिजिकल बेसिस ऑफ रिजेक्टिंग दैट? फिर मैनकाइंड इज इन लॉस। जितना भी जन्नत को यहाँ हासिल करने की कोशिश करेगा, नेवर गेट इट, नेवर। इस आइडल ऑफ प्रोग्रेस, इसको पूजने में, इसकी इबादत में क्या हो जाता है? Ethics are impoverished. Ethics chumakla. In America and in European countries and in their satellite societies that have adopted Western science wholesale, we find certain humanistic ethical considerations based mostly upon utilitarian concerns. लेकिन जिनके कोई sound rational method of determining नहीं है। Currently in the West, सिर्फ कैथोलिक चर्च है जो थोड़ा सा रिगरस एथिकल अप्रोच यूज़ करता है, जो मेटाफिजिकल प्रिंसिपल्स में रूटेड है। लेकिन ये आम इंसानों के साथ इट्स नॉट इजीली एक्सेसिबल टू ले पीपल, और चर्च हैज़ लॉस्ट इट्स सेंट्रलिटी इन द लाइव्स ऑफ देयर बिलीवर्स, एंड दैट्स व्हाई फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ अमेरिका, इन पर्टिकुलर US, there are more people who identified themselves as not adherent of any religion for the first time in history. So there are more non-adherents than Christians there in US. चर्च का जो rigorous ethical reasoning का मेथड था वो भी इग्नोर हो जाता है इसमें,
जैसे हमारे दीन में भी होता है. So now everyone can decide which part to take. Everyone decides which part to take. No one is willing to be confined in the schools of thought. और heresy किसको कहेंगे? उसका लफ्ज़ी माने है to choose for oneself. In the Muslim world, the current ethical concerns are not approached methodically. अब हमारे मसले क्या है कि हम भी हमारे एथिकल कंसर्न्स को अप्रोच नहीं कर रहे हैं स्कॉलरली फिगर के साथ. क्यों? द फिलोसॉफिकल टूल्स दैट आर नीडेड आर रेयरली टॉट. दैट्स व्हाई दीस सेशंस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाई द फिलोसॉफिकल टूल्स दैट एनेबल स्कॉलर्स टू डू सो आर रेयरली टॉट. ये रेयरली कह रहे हैं, आई वुड से नेवर टॉट. अब कुछ एक एक्सेप्शंस जो आप मुझे बताएंगे, आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन हाउ दे आर आल्सो नॉट. वो भी नहीं हम कंसिडर कर सकते हैं. अब ये क्या कह रहे हैं, जहाँ पे पढ़ा है, क्योंकि इन्होंने रेयर बोला, दैट मीन्स कहीं कहीं पे पढ़ाया जाता है. कहते हैं जहाँ पे पढ़ाया जाता है दे आर टॉट विदाउट डेप्थ. इसमें कोई डेप्थ ही नहीं होती. एंड विदाउट एनी रिगर नेसेसरी फॉर क्राफ्टिंग क्रिएटिव रेस्पॉन्सेज to ethical and other challenges. Even theology, when taught in major Islamic learning centers, is taught in truncated version. काट काट के 4 लाइनें. ये आपके साथ भी होता है. अभी किताबों को देखिए ना, एक बहुत ही टाइटली निट प्रोज होगा किसी क्लासिकल ऑथर का, उसमें से 4 लाइन निकाल के आपको पढ़ाई. फिर आपका उर्दू का टीचर उसको क्या लिखता है बोर्ड पे, शायर फरमाते हैं तशरीह लिखी, हो गया, इसको करना, एग्जाम में लिख के आना, तो हो गए मार्क्स. If Ghalib was taught well in our schools, our students would be doing wonders right now. You think as many words you know. You can only think. Your language, your vocabulary is the limit to your thinking. Poetry expands your brain to think in ways in which you could never have imagined. But what is done without poetry? It is taught as something which you do not need in your life. Because what they mean by life is your employability. You are alive if you are employable. That's what they mean in your classrooms. If they would mean Zindagi Zinda Dili ka naam hai, then they would teach you these sciences equally. Not to say that science is not required. These subjects and sciences, everything is equally important. वही ना वो 2 पंख बर्ड के, और इनकी मेटाफिजिकल इनसाइट्स दे आर रेयरली टॉट. और इस सर्कल से निकलना बहुत मुश्किल है. क्यों? क्योंकि सर्कल के अंदर से ही कुछ होना बहुत मुश्किल है. किसी को बाहर से आकर नींद से जगाना है आपको. It's someone from outside who has to do it for you. तो अल अज़हर की ये बात करते हैं, कहते वहाँ पे थोड़ा बहुत टेक्स्ट तो पढ़ाते हैं, लेकिन उनको भी रिडक्टिव समरीज, उनको भी समरीज ही पढ़ाए. हमारे बच्चे मांगते हैं समरीज, हमारे बच्चे मांगते हैं डायरेक्टली समरीज. गिव मी ट्रंकेटेड वर्जन. और मोस्ट ऑफ अस डू नॉट हैव दोज रिक्विजिट बैकग्राउंड और टूल्स जिसमें हम इवन दीज ट्रंकेटेड वर्जन्स को अंडरस्टैंड करें. जो हमने पहले दिन पढ़े थे ना, वो अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, हार्मनी, एस्ट्रोनॉमी, ग्रामर, लॉजिक, रेटरिक, इसका इल्म हमारे पास होता नहीं है. तो आई थिंक वी हैव रीच्ड दैट कोर ऑफ द प्रॉब्लम. वी आर बेटर ऑफ देन yesterday. We have realized our problems. I think by now many of you would have this conviction that you would be feeling that we have, not all of you, but definitely some of you, कि हमें अब प्रॉब्लम शायद दिख रही है. क्या है प्रॉब्लम? कि किसी चीज़ को समझने के लिए जो टूल्स चाहिए होते हैं और हमारे पास अभी वैसे नहीं है जैसे होने चाहिए थे.